कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो वीडियोस आप देख चुके हो, जो क्लासेस हम ले चुके हैं, उसमें हमने एक चीज समझा है कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। व्यक्ति के अधिकारों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, या जो हमारा सर्वांगीण विकास है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, कैसे सहायक हैं, ये हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम इसके आगे का समझेंगे। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान सभा बनी। संविधान सभा में ये सब बनाया गया संविधान। तो पहले उन्होंने जोड़ा कि देखो, वो चाहते थे कि हम जितने भी अधिकार हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी संसाधन अच्छे हो पाए, हम सब अपने नागरिकों को दे दें। ऐसे जैसे हमारे मम्मी पापा चाहते हैं, भाई घर में हमारे मम्मी पापा चाहते हैं ना कि अपने बेटे को सारी सुख सुविधाएं दे दें। ऐसे ही संविधान निर्माता ये बात समझते थे कि अपने नागरिकों को हम वो सब चीज देंगे जो अभी तक वो शोषित होते आए हैं, उनको स्वतंत्रता के बस, समानता के बस नहीं मिल पाई, हम सारे उनको दे देंगे। लेकिन संसाधन देने के लिए क्या चाहिए होता है? रिसोर्स चाहिए होता है। जब आप अपने घर में जाते हैं, मम्मी पापा जो भी आपके यहाँ हेड ऑफ फैमिली हैं, उनसे आप कहते हैं कि ये दिलवा दीजिए हमको, तो पैसा होता है तो तुरंत दिलवा देते हैं, वरना कहते नहीं है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन दिलवा देंगे। तो ऐसा ही कुछ समझिए कि संविधान निर्माताओं ने जो चीज अपने देश के नागरिकों को तुरंत देने वाली थी, जिसमें हम सक्षम थे, वो हमने, या जो बहुत मूलभूत थे, उनको हमने तुरंत दे दिया। और जो चीज लगा कि इसको भी मिलना चाहिए लेकिन अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, उसको हमने क्या किया, हम उसको एक जगह पे हमने लग दिया कि देखो, समय के साथ सरकारें, जो हमारी सरकारें बनेंगी, वो किसके लिए काम करती हैं? लोक कल्याण के लिए काम करती हैं। और लोक कल्याण के काम करने में वो क्या करेंगी कि चीजों को देखा करेंगी कि हाँ, ये काम हो गया है, अगली लिस्ट में क्या है, हमारे नागरिकों को ये मिलना चाहिए, उस पर टिक कर देंगी। तीसरा लिस्ट हो गया, फिर टिक कर देंगी। समझ पा रहे हैं? जितनी जरूरत पड़ेगी और जो जो हम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, हम वो चीजें अपने नागरिकों को देते रहेंगे। ये हमारे जो संविधान सभा जो थी, उसके जो सलाहकार थे, उनका नाम था सर बी.एन. राव। जानते हैं आप लोग? तो बी.एन. राव महोदय ने कहा कि देखो, हम लोग जो जो चीजें दे पाएंगे वो तो दे देंगे, बाकी चीजों को हम उठा के रख देंगे, जिसका नाम रखेंगे डीपीएसपी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब समय के साथ चीजें देखनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो बी.एन. राव साहब से पूछा कि कहां से देखा? उन्होंने कहा कि देखो, एक जगह है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान में एक बड़ी अच्छी बात देखी कि वो जो तुरंत अभी नहीं दे पाए अपने नागरिकों को, वो समय के साथ दे देंगे, और उसकी अलग हमने सूची बना ली है। ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो हमने आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। अब डीपीएसपी क्या आयरलैंड के सिद्धांत में ही था या उन्होंने भी कहीं कॉपी किया था? तो उन्होंने भी एक जगह से कॉपी किया था, वो था स्पेन का सिद्धांत। कहां था? स्पेन का मतलब संविधान। कौन सी जगह थी? स्पेन। ठीक, स्पेन से उन्होंने क्या कर लिया था? कॉपी कर ली। और हाँ, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, जो जहां जिसको अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट कर लेता है। अब आगे हम कुछ चीजें और समझेंगे। ठीक है, हम आर्टिकल शुरुआत करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये अपने नेचर में कैसा है, अपनी प्रकृति में कैसा है। क्या? भारत के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। मैं शॉर्ट में बोलूंगा डीपीएसपी, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो डीपीएसपी में हम अगला चीज देखेंगे। ये देखो, अब थोड़ा सा इंटरलिंक कर लेते हैं। जो हमने अभी फंडामेंटल राइट पढ़ा,
इससे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट, और आज हम पढ़ रहे हैं बीपीएसपी। ये क्या करता था कि जो नागरिक है ना, भारत के नागरिक, उनके सर्वांगीण विकास में सहायक था। उनको किसी भी कोई भी काम करना है, कोई वृत्ति करनी है, तो उसमें सहायक है क्या? फंडामेंटल राइट। बीपीएस तो ये कैसे बना दिया गया? हमने इसको बना दिया वाद्य योग्य। मतलब इसके तहत आपको हमने पढ़ा था, आर्टिकल 32 में पढ़ा ना हमने, कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का जैसे ही कोई उल्लंघन करेगा, वो राज्य भी हो सकता है, कुछ जगह पे निजी संस्थाएं भी हो सकती हैं कुछ आर्टिकल्स, और जैसे ही उनका उल्लंघन होगा हम कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन बीपीएसपी के लिए हमने ये नियम नहीं बनाए, ये वाद योग्य नहीं है। क्यों नहीं बनाए? जैसे हमने लिख दिया कि 14 साल के बच्चों को निशुल्क निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जब संविधान बन रहा था, देश आजाद हो रहा था, उसी समय हमारा देश आजाद हुआ, क्या देश के पास उसी समय बंटवारा भी हो गया? तो क्या हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पूरे भारत के लोगों के लिए स्कूल मुहैया करवा पाए? नहीं थे। और स्कूल बना भी देते तो टीचर को रखना पड़ता, और टीचर को सैलरी भी तो चाहिए होती है, वो कहां से देते? एक समस्या जो और सबसे बड़ी खड़ी है कि जो बालकों, भले ही लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन बालक में बालिकाएं भी तो इंक्लूड है, और अगर बालिकाएं जाएंगी तो उनके लिए कुछ विशेष उपबंध भी करने पड़ेंगे उसमें। जैसे क्या? जैसे अच्छा शौचालय होना चाहिए उसमें, भाई कम से कम टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या वो देने में हम सक्षम थे? नहीं थे, सोर्स नहीं थे हमारे पास उतने। और जब सोर्स नहीं है तो हमने उसको कहां लिख दिया? डीपीएस में लिखा कि राज्य प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा? कि 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। बात समझे? आगे के आर्टिकल हम पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं? एक चीज और, राज्य क्या है? यहां पे राज्य की कल्याणकारी अवधारणा दिख रही है कि राज्य जो काम करेगा किस लिए करेगा? कल्याण के लिए करेगा। किससे कल्याण के लिए? हम आप नागरिकों के कल्याण के लिए करेगा। ठीक है, लेकिन संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो है, लेकिन कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं। जैसे कि इसका एक दर्शन है, जैसे कि जब भी अगर आप मूलभूत अधिकारों को देखेंगे और फंडामेंटल राइट को देखेंगे, तो उसमें आपको जो विशेष एक अलग चीज देखेगी, उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि हम समय के साथ क्या कुछ चीजों को बदल पाए, नहीं बदल पाए हैं, तो हम देखेंगे। जैसे हमने बाद में एक संविधान संशोधन किया और उसमें क्या लिख दिया कि हम निःशुल्क विधिक सहायता देंगे। हमने किया नहीं किया? अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के। क्या कर दिया? निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब जो जो हम चीजें समझ सकते थे, दे सकते थे, हमने सारी चीजें उसमें लागू कर दी। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। एक बात बताओ कि जब संविधान सभा बन रही थी तो क्या कैसे लोग रहे होंगे वहां पे? हर टाइप के लोग रहे होंगे। हर टाइप का मतलब क्या? जैसे कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहे होंगे ना। कुछ ऐसे रहे होंगे जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित रहे होंगे। कुछ ऐसे रहे होंगे जो बौद्धिक उदारवादी से प्रेरित रहे होंगे, है ना। जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते नहीं है कि बौद्धिक उदारवादी एक अलग तरफ है, एक अलग उनका ग्रुप है, गांधीवादी चरण एक अलग है ना। और समाजवादी वो लोग जो अपने देश में किसके लिए समाजवाद लाना चाहते थे। और समाजवाद क्या है? पिछले क्लासेस में हम समझ चुके हैं कि हमारी समाजवाद की अवधारणा क्या है। समझ पा रहे हैं? तो पहला चीज हम समझेंगे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी या उदार बौद्धिक। ठीक है, चलिए इसको ये उदारवादी है, उदार बौद्धिकवादी। ठीक है, तो तीन चीजें हम समझेंगे। और एक काम है, देखो
जैसे आर्टिकल हमको कैसे पढ़ने हैं, आर्टिकल 36, 37, 38, 39 ऐसे पढ़ने हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी लक्षण है, कौन सा समाजवादी लक्षण है, कौन सा उदार बौद्धिकवादी लक्षण है। तो हम ऐसे एक ग्रुप में बांट लेंगे कि जितने गांधीवादी होंगे उनको एक बार पढ़ लेंगे, समाजवादी होंगे उनको एक बार पढ़ लेंगे, और जो उदार बौद्धिकवादियों को एक बार पढ़ लेंगे, जिससे डिफाइन भी हो जाएगा और सारे आर्टिकल हमें साथ समझ भी जाएंगे। ठीक रहेगा। तो पहले हम समझते हैं क्या गांधीवादी। पहले आप जान लीजिए नॉर्मल सी बात, गांधीवादी जो है उसका आधार क्या हो सकता है, सत्य, और क्या हो सकता है, अहिंसा, ग्राम स्वराज, यही हो सकता है, क्योंकि गांव पे ज्यादा बल देंगे। और अभी आर्टिकल्स में हम देखेंगे, ठीक है, कि उसमें बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगला क्या हो सकता है, समाजवादी हो सकता है। समाजवादी में क्या हो सकता है, वर्गहीन समाज, जैसे मतलब कि कोई उच्च वर्ग या कोई निम्न वर्ग जैसी चीजें नहीं होंगी, समानता वाली बात करेंगे लोग, करेंगे ना। और क्या कर सकते, वर्ग समझते हो वर्गहीन मतलब, जैसे कोई राजा महाराजा महाराज धीराज जैसी उपाधियों के साथ व्यक्ति नहीं रहेगा, या किसी को बहुत एलीट समझा जा रहा है, किसी को बहुत निम्न समझा जा रहा है, उसके बीच में क्या करेगा, समानता करेगी। समझ पा रहे हो, ये बात है। और क्या होगा, एक होंगे उदार बौद्धिकवादी। क्या होंगे, वो क्या करेंगे, वो बात करेंगे स्वतंत्रता की, बात करेंगे तर्क की, तर्कशीलता होनी चाहिए ना व्यक्ति के अंदर, अधिकारों की बात करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इन सबको हम अलग अलग समझते हैं। फिलहाल अब आर्टिकल से हम शुरुआत करते हैं अपना। पहले 36 और 37 पार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन चीजों को अलग अलग डिफाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या है, आर्टिकल 36 वही है जो आर्टिकल 12 था, राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य की परिभाषा आप लोग सब समझ चुके हैं, आर्टिकल 12 पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में जो राज्य की अवधारणा है वही यहाँ पर राज्य की अवधारणा फिर से कहां लिख दी गई है, आर्टिकल 36 में। 12 या 36 ऐसे करके समझ लेना आपको। ठीक है, सही रहेगा। चलिए 36 फिलहाल हम जान लेते हैं क्या है, राज्य की परिभाषा है। तो राज्य क्या होगा, राज्य केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकारें भी है, राज्य विधानमंडल भी है, संसद है, संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति तो है ही, वो भी हैं। और जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं सब क्या कहलाएंगे, सब राज्य कहलाएंगे। आर्टिकल 12 ने अच्छे समझ लिया था। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 37। 37 क्या है कि राज्य, देखो ये सब जो बीपीएसपी जो बनेगा ना, इसमें हो सकता है कि समय के साथ कुछ चीजें ऐड करनी है। जैसे अभी जहां से हम लोग शुरुआत किए थे उससे आगे निकल आए ना भाई। जब हम शुरुआत किए थे तो जो अभिव्यक्ति थी, अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती थी, बोल के लिख के ऐसे करके दी जा सकती थी। अभी तो माहौल चेंज हो गया, अब तो मोबाइल ही बीच में आ गया भाई। या तो किसी को हम लिखित सामने से प्रत्यक्ष, या तो मौखिक, अभी तो फोन वाला भी माहौल आ गया ना। तो सरकार को क्या लाना पड़ा, आईटी की धारा लाना पड़ी 2000, आईटी एक्ट 2000 को लाना पड़ा ना सरकार को। कहने का मतलब यह है कि समय के साथ चीजें बदलती रहेंगी। समझे ही समझे, हो सकता है उनको ऐड भी करना पड़े, उनको वहां से हटाना भी पड़े, यही तो हो सकता है, होता ही। अरे आर्टिकल 31 ने निश्चित कर दिया, नहीं किया, क्यों किया, समय के साथ उसकी मांग खत्म हो गई थी और हमने एक नया आर्टिकल बना के रख दिया। कहां पे, 300A में, पिछली क्लास में पढ़ा हमने। ठीक है, क्योंकि वहां जरूरत थी, अब इस फॉर्म में नहीं जरूरत है, दूसरे फॉर्म में जरूरत है इसी लॉ की। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो राज्य क्या करेगा, राज्य इसकी अभिवृद्धि बनाएगा। अभिवृद्धि क्या करेगा इसकी, जितने कानून होंगे वो कौन बनाएगा, वो राज्य बनाएगा। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 37 में लिखा है। ठीक है, और क्या कर सकता है राज्य, राज्य निर्धारित करेगा कि समाजवाद क्या है, सामाजिक और लोकतांत्रिक आर्थिक ये चीजें भी मजबूत हो सके, वही तो करेगा बीपीएसपी में लिख के। ठीक है, और इनको देख, सिंपल सी बात है, एक शब्द में समझो कि जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो संसद को है। किसके तहत, आर्टिकल 37 के तहत। बात समझे, इतनी सी बात है। चलो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 38। अब एक चीज और समझ लेते हैं, यहीं से एक टॉपिक है
समाजवादी सिद्धांत। कौन सी? अभी बताया था ना, समाजवादी गांधीवादी। तो अब ये सब आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे, ये कौन से पढ़ेंगे? इनके अंदर कौन से लक्षण पाए जाएंगे? समाजवादी लक्षण जो जिस आर्टिकल के तहत पाए जाएंगे उसको हम पढ़ेंगे, एक एक डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38। क्या है इसमें? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ठीक है, के लिए कौन व्यवस्था बनाएगा? अब देखो समझो, इसमें कहा गया है कि राज्य, कौन? राज्य नागरिकों के लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए क्या करेगा? नियम बनाएगा, विधि बनाएगा। सामाजिक क्या हो सकता है? समानता दूर करेगा। समय के साथ समानता हमने दूर किया है फंडामेंटल राइट में, लेकिन मतलब असमानता को दूर किया है, सॉरी, ठीक है, समानता लाएगा। कैसे समानता? अगर कहीं मान लो कोई कहीं पे भी किसी प्रोफेशनल या पर्सनल वर्क में अगर भी कहीं समानता का कहीं हनन हो रहा है तो उसका भी क्या करेगा? या जो नई विधियां बनाएगा तो नई विधियों में भी ध्यान रखेगा कि समानता बनी रहे। बात समझ पा रहे हैं? आर्थिक में क्या? राज्य प्रयास करेगा कि ऐसा ना हो जाए कि अमीर आदमी बहुत अमीर हो जाए, गरीब आदमी बहुत गरीब हो जाए। ठीक है, उसके बीच भी समानता लाने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करता रहेगा। करता है ना राज्य? भाई अमीरों पे टैक्स है, गरीबों में भी है, हम लोग देते हैं, जीएसटी हम लोग भी देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कर तो नहीं है, अप्रत्यक्ष कर ही है। अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं वसूला जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जैसे आप बहुत बड़े बिजनेसमैनों को देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से भी कर देते हैं, निगम कर देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं ना। ठीक, और जब ये टैक्स मिलता है तो ये किसके लिए काम करता है? ये गरीबों के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला क्या है? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सबके लिए खुले रहेंगे, राज्य ऐसा भी प्रयास करता रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष पद पे एक व्यक्ति को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा जबकि वो एलिजिबल भी है। जैसे आप किसी भी राजनीतिक पद पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। ये कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 39। क्या है? 39। इसमें क्या है? 39 में क्या करेगा राज्य? बताइए। आर्टिकल 39 क्या है? सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त संसाधन, जीविका के पर्याप्त संसाधन। ठीक है, राज्य मतलब प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को क्या मिले? पर्याप्त जीविका के संसाधन मिल सके, राज्य इसका प्रयास करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसमें बहुत सारे और सब क्लॉज हैं, जैसे इसी का सब क्लॉज ए, ये बाद में जोड़ा गया 39 ए, ये बाद में जोड़ा गया है। ये क्या है? नालसा की बात करता है। क्या कह रहा है? देखो 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? पहले काम करते हैं, पहले हम ये 39 अच्छे से समझ लेते हैं सारा, फिर 39 के बाद में समझते हैं। ठीक है, पहले 39 समझ लेते हैं। देखो, राज्य एक व्यवस्था करेगा कि सामूहिक हित और भौतिक संसाधन में क्या करेगा? सम वितरण हो सके। राज्य प्रयास करेगा कि जो ये भौतिक संसाधन है ना अपने यहाँ राज्य में, इसका समान वितरण हो सके, किसी व्यक्ति का एकाधिकार न हो जाए। ये राज्य इसमें क्या करेगा? प्रयास करेगा। अगला क्या करेगा? धन और उत्पादन का संकेंद्रण न हो पाए। ऐसा ना हो जाए कोई एक व्यक्ति धन की उगाही कर रहा है, बाकी लोग ऐसे बैठे हैं। ठीक है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा, ऐसा नियम बनाएगा कि हर व्यक्ति क्या कर सके? रोजगार में आ सके, हर व्यक्ति के पास धन हो, किसी एक व्यक्ति के पास ही सारे धन इकट्ठा ना हो जाए, संकेंद्रण ना हो जाए, इसका प्रयास करेगा। अगला क्या करेगा? समान काम के लिए समान वेतन का प्रयास करेगा। जैसे होता है ये अधिकतर, देखो खासकर आप आज ही जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, अभी धान की रोपाई चल रही थी। धान की रोपाई में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे पुरुष को एक अलग वेजेस मिल रहे हैं, जो मजदूरी मिल रही है, लेकिन महिला की अलग है। महिला जो धान की रोपाई करती हैं उनको कम दिया जा रहा है, जबकि वहीं को धान जो निकालते हैं, ठीक है, उनको या जो पुरुष वर्ग उसमें लगा होता है उसको ज्यादा वेतन दिया जाता है। लेकिन ये राज्य नहीं करेगा, ये गलत है। ऐसा नहीं करेगा कि अगर दो टीचर है, एक कोई जेंट्स टीचर है, एक कोई लेडी टीचर है, तो जेंट्स टीचर को दे रहा है 50,000, लेडी टीचर को दे रहा है 25,000। ऐसा नहीं करेगा राज्य। राज्य सैलरी वही देगा, अगर काम एक जैसा है तो वेतन भी एक जैसा ही होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है,
अगला है कि बालकों के सुकुमार, ऐसा कोई काम नहीं करेगा समाज में, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी सुकुमार अवस्था ही छिन जाए या उसका दुरुपयोग हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नियम या विनियम ऐसा नहीं बनाएगा जिससे इनका हनन हो, ऐसे बनाएगा कि जिससे संरक्षित हो सके। समझ पा रहे हैं? अगला आर्टिकल 39A, 42वां संविधान संशोधन होगा। देखो ऐसा है ना, आप बताइए कि हम जब भी कोई भी हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाए, ठीक है, तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से काम थोड़ी ना बनेगा, वहां पैसे भी तो लगेंगे। ठीक है, वहां के जो विधि व्यवसायी हैं क्या वो ऐसे करेंगे? अच्छा खासा पैसा लेंगे। और दूसरी बात क्या है भाई, अपने यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। अभी नॉर्थ भारत लोगों को जाना हो तो 700-800 किलोमीटर में जा सकते हैं, दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन दक्षिण के व्यक्ति को दिल्ली आना हो सुप्रीम कोर्ट, उसको आने में कितना समय लग जाएगा भाई? कम से कम 2000, मिनिमम 2000 किलोमीटर लगेंगे ही लगेंगे, इससे ज्यादा ही होगा। तो उसका अगर एक बार आया तो 2000 किलोमीटर का आना जाना जोड़ लो, और प्लस यहाँ विधि व्यवसायी का फीस, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगली चीज समझिए, तो इस बात को ध्यान में रखा था, किसने रखा था? संविधान बनाने वालों ने रखा था। ठीक है, लेकिन उस समय यहां तक शायद दृष्टि नहीं दी गई, तो हमने एक संविधान संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? 42वां संविधान संशोधन। जानते हैं आप लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसमें, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए इसमें। हाँ, इसी में एक ये भी किया गया, क्या किया गया कि व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, आर्थिक रूप से जो गरीब है, उसे मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। ठीक है, लीगल एड दिया जाएगा उसे, और इसी को नालसा कहते हैं। क्या कहते हैं? नालसा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है आर्टिकल 41, समाजवादी में 41। ठीक है, ऐसे तो 40 है, लेकिन समाजवादी में क्या है? 41 है। मैंने बताया ना कि हम क्या करेंगे, पहले समाजवादी, गांधीवादी, ऐसे ऐसे बात रखे हमने, ऐसी हम सूची बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या है अगला? अगला 41, चालीस भी पढ़ेंगे। अभी जब गांधीवादी आएंगे ना तो 40 भी पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए 41 में है कि इसमें क्या लिखा हुआ समझ लीजिए कि काम, शिक्षा, बुढ़ापा की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। किसका अधिकार है यहाँ पे? बात समझ पा रहे हैं? लोक सहायता क्या है, मैं भी समझ लेते हैं। देखो, राज्य प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को काम करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। बात समझ पा रहे हो? समय समय पर वैकेंसी आती है ना। ठीक है, तो पर्याप्त, हालांकि रोजगार का मुद्दा तो बहुत है हमारे यहाँ, फिलहाल बाद में बात करेंगे। अभी समझिए कि राज्य क्या प्रयास करेगा? राज्य प्रयास करेगा कि व्यक्ति कि जो काम करने की अवसर की पर्याप्तता रह सके, हर व्यक्ति को पर्याप्त अवसर मिले कि वो कोई काम कर सके, रोजगार पा सके। समझ पा रहे हैं आप? अगला क्या है कि शिक्षा, राज्य प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को एजुकेशन, शिक्षा मिल सके। ठीक है, प्रयास कर रहा है, कर रहा है। पहली बात तो निःशुल्क दे रहा है आप लोगों को, उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं, छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई गई है ना। कौन देती है? गवर्नमेंट ही तो देती है। तो ये सहायता ही तो है आपकी पढ़ाई में, कि नहीं है? हाँ, तो सहायता है ये। ठीक है, अगला क्या है? अगला, जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं, क्या है? बुजुर्ग हैं, उनके लिए विशेष स्कीमें निकालता है ना, वृद्धा पेंशन, है ना। तो वो क्या मिलेगा? या जैसे कहीं भी बुजुर्ग लोग जाते हैं तो कहीं पे देखो उनकी टिकट फ्री होती है, कहीं पे टिकट आधी होती है, लिखा होता है कि महिलाओं और वृद्धों को सीट दे दें, है ना, सीटें आरक्षित भी होती हैं। तो उसमें क्या मिलेगा? लोक सहायता मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? लोक सहायता समझ गए? आगे बढ़े। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 42, और ये सब क्या चल रहे हैं आप देखिए,
ये सब समानता की बात चल रही है, नहीं चल रही है? जो भी पिछड़े वर्ग का है, जो भी हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है, वो चाहे बुजुर्ग हो, ठीक है, शिक्षा से भी हम जाएंगे तभी हाशिए चले जाएंगे, हमको काम का अवसर नहीं मिलेगा तभी हम हाशिए चले जाएंगे। ये सारी बात किसकी कर रही है? समानता लाने का प्रयास में सारी बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए अलग अलग कर दिया है, ठीक है। और अगला देखिए, काम में न्याय संगत और मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता। अगला आर्टिकल क्या कहता है? मानवोचित दिशाएं होनी चाहिए। कैसी दिशाएं होनी चाहिए? मानवोचित। मानवोचित क्या होता है? पहली बात तो काम में न्याय संगत होना चाहिए। देखो एक शब्द है क्या? न्याय। किसमें? काम में। ऐसा है कि राज्य आपसे कार्य तो करवाएगा, काम तो कराएगा ही, लेकिन काम कराने में कुछ चीजों का और ध्यान रखिए, जैसे उन लोगों को पर्याप्त छुट्टियां भी मिल सके जरूरत पड़े तो, ठीक है, उनके मनोरंजन की व्यवस्था हो। बहुत सी जॉब में देखते हैं मिलता है, वैकेशन मिलता है, जाइए घूम के आइए, मनोरंजित होके आइए, होता है ऐसा? हाँ, तो वो चीजें हैं, राज्य इसका भी प्रयास करेगा। और जब ये क्लास खत्म होगी, आप लोगों से हम चाहेंगे कि ये सब मुझे बताएंगे आप लोग लिस्टिंग करके कि क्या क्या सरकार काम कर चुकी है और क्या क्या अभी करना बाकी रह गया है, ठीक है, ये आप करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझिए। अगली बात और क्या है? दशाएं कैसी होनी चाहिए? मानवोचित, मतलब मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसे जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। तो जब भी कोई काम करेगा, कर्मकार होगा, तो उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, उसके साथ मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी में एक बात और जोड़ी गई है, कौन सी बात? प्रसूति सहायता। यही तो भी मानव वाली बात हो गई। देखो जैसे कोई महिला है, महिला प्रेग्नेंट है, तो उसको एक समय पे क्या मॉर्टेलिटी लीव मिलनी चाहिए, ठीक है, ये सब इंप्लीमेंट हो गया है, मिलती है, ठीक है। और जब प्रसव हो गया तो बच्चा अभी छोटा है ना, उसे स्तनपान करवाना है कम से कम 4 बार, 5 बार, 8 बार, तो उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या मिलता है? मॉर्टेलिटी लीव मिलती है। समझ पा रहे हैं? तो प्रसूति सहायता का भी क्या है? अधिकार है। फाइनल। चलो आगे देखो, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43। क्या है? 40। इसमें यह है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कैसी मजदूरी? निर्वाह मजदूरी। कैसी व्यवस्था करेगा? निर्वाह मजदूरी। सभी कर्मकारों को क्या करना है? निर्वाह, कम से कम इतनी मजदूरी, इतना वेजेस मिले कि उसका जीवन यापन हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? इतना मूलभूत, इतना पैसा तो दे दो। इसीलिए समय समय पर क्या बनता है? समितियां बनती हैं, ठीक है, समय पर देखा जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है, और वेतन भी उसी के साथ बढ़ना चाहिए। बढ़ता नहीं बढ़ता है? अभी देखिए, ठीक है, अभी सरकारी लोगों की नौकरी बढ़ने वाली है, ठीक है, हाँ, वेतन आयोग नया आने वाला है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि अचानक से सैलरी में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि समाज में महंगाई की भी तो बढ़ोतरी हुई है, रेंट की भी तो बढ़ोतरी हो गई है, मूलभूत आवश्यकताओं की भी तो बढ़ोतरी हो गई है, तो सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला क्या है? अगली बात यह है कि उसका जीवन स्तर ऐसा होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ऐसी क्या देनी है? मजदूरी देनी है, ठीक है। और ऐसी मजदूरी देनी है कि उसका सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों उसको अवसर मिल सके, समाज में उसकी एक, ठीक है, मान सम्मान वाली बात रहे, या क्या रहे? समानता कम से कम तो रहे ही। कोई उसे बहुत ऐसे भाव से करे तुम कुछ नहीं, ऐसा वाला कोई नहीं देखे। समझ पा रहे हैं? ठीक। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43 का ए। इसमें देखो ये क्या किया गया था? 43 का ये है, सब क्लॉज है, समझ गए? सब क्लॉज होगा तो बाद में ही ऐड हुआ होगा, ये भी बात समझते हैं, ठीक है। ये भी कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। सब रटते चलिए सब चीज। कौन सा संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन। डन। चलिए, इसमें क्या है कि जो कर्मकार हैं,
काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको उद्योगों के प्रबंधन में भी भागीदारी देना है। क्या देना है? राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए कि अब कम से कम जो उसका प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो, कुछ समितियां बने, कुछ उनके क्या बने, उनके कुछ संघ बने, ठीक है, जो एक साथ मिलकर क्या करें, ऐसा कार्य करें कि जो कर्मकार हैं, जो मजदूरी वाले लोग हैं, वो भी प्रबंधन में, ठीक है, वो भी मालिक बनने वाली स्थिति में या उसके प्रबंधन की स्थिति में आ सके। राज्य ऐसा प्रयास करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47। कौन सा आर्टिकल है? सब में समानता की बात चल रही नहीं चल रही है? चल रही है। ठीक, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47। इसमें क्या है? इसमें पोषाहार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पोषाहार। ठीक है, और क्या की गई है इसमें? लोक स्वास्थ्य की बात की गई है। ठीक है, और जीवन स्तर को ऊंचा रखने की बात की गई है। देखो, ऐसा है कि व्यक्ति को सबसे मौलिक मूलभूत चीज क्या है? पोषण। तो राज्य प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को पोषाहार मतलब पोषण युक्त भोजन मिले। बात समझ पा रहे हैं? उसका पोषण मिल सके, ऐसी व्यवस्था करेगा। और खासकर किसके लिए करेगा? वंचितों के लिए करेगा। वंचित कौन होंगे? महिलाएं हैं। ठीक है, और क्या करेगा? बच्चे हैं छोटे से। और किसकी व्यवस्था करेगा? लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। बात समझ पा रहे हैं? और इसी के परिप्रेक्ष्य में आशा आंगनबाड़ी देखते हैं गांव में। ठीक है, किसकी बात चल रही है? पोषाहार देखो आंगनबाड़ी के माध्यम से दिलवाया जाता है। आंगनबाड़ी का काम और भी है, प्री स्कूलिंग का भी है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। बट एक काम और भी तो है, जो लोग गांव से यहाँ जुड़े नहीं जुड़े हैं। गांव में क्या मिलता है? पोषाहार दलिया मिलता है। मिलता है, किसको मिलता है? वो महिलाओं को और छोटे बच्चों को, क्योंकि सबसे ज्यादा हाशिए पे वही तो खड़े हैं, ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला क्या है? अगला जो आर्टिकल है, अगला चीज ये है कि आर्टिकल इसे समझ लो भी। और एक और पद होता है गांव में, आपने देखा होगा, आशा होता है, देखा है? वो क्या करती हैं? टीकाकरण, वैक्सीनेशन की बात करती हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कराती हैं कि जो डिलीवरी होती है वो संस्थागत हो। संस्थागत मतलब वो जाकर हॉस्पिटल में हो। पहले कहाँ हो जाता था? गांव में हो जाता था। अब मान लीजिए गांव में हो गया, हमको ना उसका ब्लड पता है कितना, उनके अंदर हेमोग्लोबिन कितना है, उनकी बीपी अप डाउन हो रही है नहीं पता है, क्या क्रिटिकल जो कभी कंडीशन है हमको नहीं पता है। हो सकता है इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए कि ऑक्सीजन देना पड़े, उसकी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो क्या होता था? यहाँ पे मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी गांव में। समझ पा रहे हैं? पता लगा कि 100 लोगों की अगर गांव में अगर क्या हो रहा है, अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चों की जन्म हो रहा है, तो हो सकता था 70 महिलाएं, 60 महिलाएं, 50 महिलाएं निपट गई साथ में डिलीवरी, बच्चे को जन्म देते देते। पुरानी कहानियों में, पुरानी मूवियों को दिखाया गया है कि जन्म देते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लोक सहायता, स्वास्थ्य की सहायता नहीं मिल पा रही थी। तो अब उसका भी कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है, बढ़िया कर रही है। ठीक है, ये लिखा था कि इसके लिए प्रयास करेगा। पहले तो नहीं था। क्या पहले गांव में आंगनबाड़ी तो काफी पुराना है, बट क्या आशा बहुत पुराना था? नहीं था, आशा भी नहीं आई है। और जब से आई है तब से देखो, आप जाके गांव में देख लो, संस्थागत प्रसव सब हो रहे हैं, लगभग हो रहे हैं। हर व्यक्ति एम्बुलेंस लाता है, एम्बुलेंस में बिठाता है और सीधा कहाँ जाता है? और स्वास्थ्य में एक चीज और मिल रहा है, रुपया भी तो मिल रहा है। वो जो बच्चा जन्म लेगा उसको भी तो कुछ सहायता मिल रहा है पोषण के लिए, खाने पीने के लिए। देखा है गांव में या शहर में भी होगा ही। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47 हो गया। तो बस पोषाहार भी समझ गए, लोक सहायता समझ गए, स्वास्थ्य वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है सब लोग को, कंफर्म? अब ये हो गया खत्म समाजवादी। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे गांधीवादी। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, और गांधीवाद में जो पहला आर्टिकल है, छूट गया था ना, परेशान थे आप लोग, आर्टिकल 40 नहीं हुआ, आ गया आर्टिकल 40। ठीक है, पहला काम, जैसे गांधी जी आए, गांधीवादी जैसे क्षण आया, पहला का आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे आप? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, गांधी जी गांव के लोग के बड़ा अवेयर थे। ठीक है,
गांधी जी चाहते थे कि गांव से, ठीक है, शहर की ओर बढ़े चीजें। ऐसे कलाम साहब चाहते थे कि उनका विजन था कि हर 4-10 गांवों के बीच में एक फैक्ट्री डाल दी जाए, ठीक है, और फैक्ट्री से वहां पे क्या हो, ठीक है, वो जो गांव है ना वो शहर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? इससे क्या होगा, जो प्रवासन हो रहा है, जो लोग गांव के जो शहर भाग रहे हैं, उनको अगर रोजगार वहीं मिल गया तो वहीं रहेंगे ना, गांव शहर क्यों भागेंगे? और शहर भागेंगे नहीं तो शहर पे इतना प्रेशर नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना प्रेशर, और प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो वहां नए नए मकान नहीं बनेंगे ज्यादा, और मकान बन रहे हैं तो कहां बन रहे हैं? शहरों में जो मकान बनते हैं आप देखिए वो कहीं ना कहीं भूमि पर छड़ करके ही बन रहे हैं, किसी न किसी जगहों पे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लोगों ने क्या, उसके साथ अच्छी व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, जब ज्यादा घने हो जा रहे हैं तो भाई हमको बीच में 25 फुट का रास्ता छोड़ना था, लेकिन हमको ये पता है कि 25 फीट नहीं, अगर 15 फीट में कमरा बना ले तो थोड़ा सा किराया चल जाएगा, कर देंगे ना, कैसे होगा? तो लोग कमरा बना लेंगे, प्लांट चीजें भी नहीं हो पा रही हैं। फिर आप क्या देखते हैं, और जो जहां खाया जितना ज्यादा, आप मानिए 10 लोग थे तो 10 पॉलिथीन फेंक रहे थे खा के, नहीं फेंकना चाहिए लेकिन फेंक तो लोग रहे ही हैं। 500 लोग खाएंगे तो 500 फेंकेंगे, और जाके कहां जमेगा? सब जाके नालियों में जमा होगा, और जब पानी थोड़ा सा भरेगा तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, और फिर लोग परेशान हो जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? ये प्रवासन का ही तो दबाव है, ठीक है। और क्या है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो उनकी हैं उसमें मूलभूत नहीं है, लग्जरी में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल बाद में बात करते हैं आज। तो आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। सरकार, राज्य प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, कर दिया नहीं दिया? ग्राम पंचायत गठन हो गया ना भाई? ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं का गठन हो नहीं गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, हो गया, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायत बनाए, क्या बनाए, ग्राम पंचायत बनाए, राज्य इसका प्रयास करेगा, ठीक। अगला क्या करेगा, ग्राम पंचायत बना तो दे लेकिन वहां की जो शक्ति होगी वो किसकी होगी, उसी ग्राम पंचायत की होगी। जैसे उस पर वो टैक्स ले सकता है, पढ़ा है ना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब ग्राम पंचायत, जब हम आर्टिकल 243 पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें विस्तृत पढ़ेंगे कि क्या क्या काम है, ठीक है। अभी यहां समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, स्वशासन करना है। क्या करना है, स्वशासन करना है। मतलब जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का जो हेड होगा, वहां की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको वही संचालित करेगा। ग्राम सभा अपने माध्यम संचालित करेगी, स्वतंत्र होगी, ठीक है। राज्य फंडिंग कर देगा, बस नीचे अपना वो लोग काम करते रहेंगे। फाइनल समझ पा रहे हैं? अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43। कौन सा आर्टिकल है? 43। में क्या है, देखो समझो, हाँ आप लोग परेशान हो सकता है हो गए हो कि एक ही चीज, कुछ में दोनों लक्षण है, समाजवादी के भी लक्षण है, गांधीवादी के भी लक्षण है, तो हम दोनों को अलग अलग बात के पढ़ेंगे, तो इसीलिए दोनों पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं भाई? एक ही आर्टिकल में दोनों लक्षण है तो दोनों तो पढ़ने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो भाई चलिए, इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ठीक है। और कुटीर उद्योग की बात कौन करेगा? गांधी जी करेंगे, तो गांधीवादी है ये भी। समझ में आ गया? देखिए उस पर से और समझ लीजिए आगे। अगला है आर्टिकल 46। कौन सा आर्टिकल? 46। मिक्स तो नहीं हो रहा है आगे पीछे में, मिक्स मत करिएगा, चल रहे हैं, सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये है कि हम लोगों ने क्या किया, पहले ही मैंने बता दिया कि हम बात के पढ़ेंगे, पहले समाजवादी, फिर गांधीवादी, फिर उदार बौद्धिकवादी, ठीक है। बस वही कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अगला है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है? कुछ नहीं है, इतना समझिए कि अनुसूचित जाति SC ST के लिए क्या है, विशेष उपबंध करेगा। किसकी उपबंध? SC ST के लिए। कैसे उपबंध? शैक्षणिक उपबंध,
ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? SC और ST से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आगे बढ़े। अगला है आर्टिकल 47। क्या है? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 जैसे ही दिमाग में आए एक बात याद रखिए तुरंत कि किससे जुड़ा हुआ है ये? मादक पेय पदार्थों से जुड़ा हुआ है। उसका बैन होगा। क्या होगा? मादक पेय पदार्थ, समझते हो? नशीली दवाओं। कौन सी? नशीली दवा, मदिरा, ड्रग्स। समझ पा रहे हैं? देखो, आंख बंद करके एक बात याद रखो। आर्टिकल 47 शराबबंदी। ठीक है, राज्य प्रयास करेगा। परेशान मत हो जाना कि शराब बंद तो नहीं है। राज्य प्रयास करेगा, प्रयास कर रहा है, कभी कर पाएगा तो कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या करेगा राज्य? प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? कि नुकसानदायक जितनी नशीली दवाएं हैं उनको क्या कर दे? उनको बंद करा दे। जितनी मदिरा है उसको, ड्रग्स को, ठीक है, और औषधि, खासकर वो, जैसे कि आपने देखा भी, एक चीज देखा होगा, एक सिरप आता था कोरेक्स, आता था, उसमें अल्कोहलिक मात्रा होती थी। वो था किसके लिए? खांसी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ है ना, हमारे लोग हर जगह यूज कर लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना। उनका एक जो इंटरलिंकिंग क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत जबरदस्त है हमारे देश में। लोग ने उसमें क्या किया कि लोग कोरेक्स पीने लगे, 2-3-4 बोतल पी जाते थे, इसलिए क्योंकि नशा होता था। अल्कोहल इतना करके इकट्ठा हुआ तो इतना हो गया। ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या किया? समय के साथ कोरेक्स बंद कर दिया, है ना। पहले तो किया कि जब तक सर कोई डॉक्टर लिखेगा नहीं तब तक नहीं देंगे, और फिर देखा कि फिर भी चल रहा है तो बंद करो। ठीक है, इसीलिए आप, नींद की दवाएं आती हैं, जानते हैं, लेकिन नींद की दवाएं अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो आपसे मेडिकल वाला एक बात कहेगा कि पहले किसी डॉक्टर से लिखा के लाओ तब देंगे, और अगर वो आपको दे रहे हैं तो गलत है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उनको अधिकार नहीं है देने का। बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो किसी को भी नशीली दवाएं नहीं दे सकते हैं कि जाओ तुम नींद की दवा क्यों बनाई गई थी? कि व्यक्ति पेन में है, पीड़ा में है, दर्द में है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, दे दो, सो गया, ब्लड प्रेशर भागा जा रहा था, उसका ऊपर प्लस होता जा रहा था, दे दिया, सो गया, रिलैक्स हो गई बॉडी। लोगों ने उसका भी क्या विरोध बना लिया कि 5 गोली खा लो, नशे में रहोगे, है ना। हमारे यहाँ लोग मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, असाधारण प्रतिभा के लोग हैं, और प्रतिभा जहां दिखानी वहीं दिखाते हैं, अलग दिखाने लगते हैं। लेकिन अब प्रतिभा प्रतिभा है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48 में हमने समझा कि वो थी शराबबंदी पे, ये है बीपबंदी पे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो गाय है और गाय का जो बछड़ा है, कौन सी गाय? जो दुधारू है, जो ज्यादा दूध देती है, ठीक है, उसके बलि पर रोक लगा दी गई है। किस पे रोक लगाई जाएगी? ऐसा क्या होगा? राज्य ऐसा प्रावधान करेगा। ठीक है, और इनकी अच्छी नस्लों का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे जो भी गाय हैं या जो भी दुधारू पशु हैं और अच्छा दूध देते हैं, उनकी एक नस्ल होगी, कोई प्रजाति होगी, कोई नस्ल होगी उनकी, उस नस्ल का क्या करना है? संरक्षण करना है। ठीक है, कि वो और ज्यादा हो सके और बढ़ सके। ठीक है, और इनकी बलि पर क्या कर देगी? रोक लगा देगी। राज्य ऐसा प्रयास करता रहेगा। डन। अगला है, हम पढ़ेंगे, इसी के साथ हमारा ये गांधीवादी खत्म हो गया है। अगला हम पढ़ेंगे उदार बौद्धिकवादी। क्या पढ़ेंगे? उदार बौद्धिकवादी। और इसमें जो पहला आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 44। ठीक, आर्टिकल 44 ये बात करेगा यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड। ठीक, समान नागरिक संहिता। देखो, समान नागरिक संहिता क्या है पहले मैं समझ ले। राज्य, इसमें केवल कि राज्य प्रयास करेगा कि देश में क्या हो? एक समान नागरिक संहिता हो। नागरिक संहिता यह है कि जो नागरिक है ना, उनका जो कोड हो, उनके जो कानून हो। कैसे कानून? उत्तराधिकार के कानून, वैवाहिक कानून, ठीक है, वो सारे कैसे हों? एक जैसे हों। अभी हम क्या देखते हैं
कि हमारे जितने भी खासकर धर्म हैं, सब धर्मों की कहानी अलग अलग है। जैसे मैं कुछ आपको बताऊं तो अभी कुछ मैरिज एक्ट हमारे यहाँ है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, ऐसे क्रिश्चियन के हैं, ऐसे सारे धर्मों के हैं अलग अलग। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत क्या है, किसी व्यक्ति का विवाह एक बार होगा, ठीक है, एक से ही विवाह होगा, दूसरे विवाह पहली बात तो नहीं होगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है, हिंदू मैरिज कुछ नहीं है, हिंदू रीति रिवाजों में जो चीजें पहले से मान्यताबद्ध मानती आ रही हैं उसी को उठा के हमने कानून के रूप में रख दिया। बात समझ पा रहे हैं। जैसे हिंदू रीति रिवाज में आप चीज जानते होंगे कि यहाँ पे विवाह के क्या नहीं है, विवाह के जो अधिकार हैं, ठीक है, उसमें जो तलाक है, तलाक का कोई नियम ही नहीं था, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों में क्या है, विवाह 7 जन्मों का बंधन है, जानते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद डिवोर्स तो हो ही रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट, कैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं। अब अच्छा एक बात बताओ कि जब हम बात करते हैं समानता की, किसकी बात करते हैं, समानता की, तो बात करते हैं मेल की, बात करते हैं फीमेल की, करते हैं नहीं करते हैं? किसी विशेष धर्म में मेल के अधिकार दूसरे, किसी विशेष धर्म में मेल के दूसरे अधिकार हो तो ये समानता होगी कि असमानता हो जाएगी? असमानता हो जाएगी, हो जाएगी ना। जैसे तलाक के जो अधिकार हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट या और जो जितने भी मैरिज एक्ट हैं उसमें यह है कि महिला भी लेगी पुरुष भी लेगा, लेकिन वहीं मुस्लिम मैरिज एक्ट में अभी तक क्या था कि तलाक 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 और काम खत्म, हो देगा कौन, सिर्फ पुरुष वर्ग देगा। तो ये गलत है नहीं गलत? गलत था, और ये गलत था तो इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। बात समझे। अगर महिला को एक बार शादी करने की अनुमति है तो पुरुष को 2 बार क्यों हो? ठीक है, अगर महिला एक बार विवाह करेगी तो पुरुष भी एक बार विवाह करेगा। बात समझ पा रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे किसी विशेष मैरिज एक्ट में एक बार विवाह करने का अधिकार है, वहीं दूसरे विशेष मैरिज एक्ट में एक व्यक्ति को 4 विवाह करने का अधिकार है। ये तो बात अच्छी नहीं है, ये तो समानता नहीं हुई कि हुई? ठीक है, और जब हम एक देश के नागरिक हैं तो हमारे कानून भी एक जैसे होने चाहिए। एक ही नियम से हम लोग जब एक ही लॉ, एक ही कानून, एक ही विधि, एक ही अध्यादेश से जब हम शासित होते हैं तो हमको उसी के सबको समानता मिलनी चाहिए, अलग अलग क्यों? अगर आप देखें तो एक चीज और पाएंगे, उत्तराधिकार के नियम। किसके नियम? हमारे यहां भी पहले भारत में क्या है, लड़कों को तो मिलता है उत्तराधिकार का नियम, लेकिन लड़कियों को नहीं है। पिताजी की, मान लीजिए पहली बात तो पिताजी की नाम पे अधिकतर संपत्ति होती है, जो मैन है घर के, फादर है, उन्हीं के नाम पे ज्यादा संपत्ति होती है। मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूं तो शायद ज्यादा। मान लीजिए पिताजी हैं, इन्हीं के पास ही संपत्ति का पूरा अधिग्रहण होगा, है ना। हमारे यहां अधिकतर पिताजी के नाम पे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी या तो नहीं होती है और या तो बहुत कम होती है, अधिकतर नहीं ही होती है। पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, पिताजी के 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। पिताजी के पास टोटल मान लीजिए 60 बीघे खेत है, तो नियम तो यह था कि 10-10 बीघे सबको मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चे को, लड़कों को 15-15 बीघा मिल जाएगा, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इसमें भी समय के साथ क्या किया गया है, अब इस समय अगर आप देखें वर्तमान में, तो लड़के जैसे ही पिताजी की मृत्यु हुई, सारा जमीन कहां चला जाएगा, जितना भी उनके पास आय जो संपत्ति होगी, वो संपत्ति कितने भागों में बटेगी? एक तो उनकी वाइफ के नाम पे एक भाग उनके सारे लड़कों के नाम पे एक भाग, और उसी का एक भाग सारी लड़कियों के नाम पे। कहने का मतलब हर व्यक्ति एक भाग का जिम्मेदारी रखेगा, उसका हक रखेगा, मालिकाना हक रखेगा। ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग गजब बातें करते हैं। ठीक है, अधिकतर मैं कई बार देखता हूं मैं कि खासकर महिलाएं सेक्रीफाइस खूब करती हैं। भाइयों के नाम पे है, तो अब जब मामला कानूनन हो गया है तो भाइयों के नाम पे क्या कर देती हैं, वो जाके वैसे साइन कर देती हैं कि हम भाई का नहीं लेंगे प्रॉपर्टी, है ना। ऐसे ही वो जहां की बहू है वहां भी ऐसे होता है। तो फिलहाल
जो हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन जो कानून कर रहा है कम से कम कानून तो भेदभाव ना करे ना, ये तो उम्मीद हम करते ही है कानून से। तो यहां पर व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार के कैसे, भाई जो महिला को यहां पे मिलना चाहिए उसी दूसरी महिला को मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो महिला किसी विशेष जाति धर्म में है इसीलिए उसको नहीं मिल रहा है, वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये गलत बात है नहीं है, जबकि वो भी भारत की नागरिक है। होगा क्या, जब हम यूसीसी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समान नागरिक संहिता जब हम लगाएंगे तो इससे हो जाएगा कि सारे नियम एक जैसे हो जाएंगे। अगर पुरुष को एक विवाह करने का अधिकार है तो महिला को भी एक विवाह करने का अधिकार होगा। उनके धर्म में क्या कहा जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, जो भारत का नियम होगा वो सबका नियम होगा। बात समझ पा रहे हैं? अभी तक भारत में एक राज्य है गोवा, यहां पे आजादी से पहले ही यूसीसी लागू कर दी थी, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? वहां पे कब्जा था ना दूसरे देश का, ठीक है, तो उन्हें क्या कर दी थी, लागू कर रखी थी। तो बाद में जब उसे शासित होता आया है तो इनको समस्या कोई हुई नहीं हुई, जब ये बाद में आए, ठीक है, कब, आई थिंक 1961 में हिस्सा बने, ठीक है, हाँ जहां तक कि मैं सही हूं 1961 में ये हिस्सा बने हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से ये भारत में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूसीसी है, मतलब यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, आप कोई भी जाति धर्म से आते हो, जो नियम एक व्यक्ति के लिए होगा वही नियम सबके लिए होगा। कितनी अच्छी बात है। अभी हाल ही में एक राज्य ने, और जिसका नाम है यूके, जिसे हम कह देते हैं उत्तराखंड, उसने भी, अगर मैं सही हूं तो 27 जनवरी 2025 की बात है, ये करंट अफेयर का मामला है, ये भी अपने आप को क्या इन्होंने घोषित कर दिया है, समान नागरिक संहिता वाला राज्य घोषित कर दिया है कि हमारे यहां भी अब सबके अधिकार एक जैसे होंगे, ठीक है, हमारे राज्य का एक अधिकार होगा, एक सिविल कोड बनेगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, वो किस जाति धर्म से आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज आई थिंक अच्छे समझ गए होंगे। अब राज्य क्या करेगा, इसमें लिखा है कि राज्य प्रयास करेगा कि समान नागरिक संहिता लागू हो देश में, और राज्य प्रयास कर रहा है, अब यदि करने भी लगा, दिख भी रहा है आपको, ठीक है, हो जाएगा समझ के साथ, एक एक समय आएगा धीरे धीरे। अगला जो है वो है आर्टिकल 45। क्या है आर्टिकल 45? 45 में क्या है, क्या है 45 में बताइए? 14 वर्ष तक, समझिए 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। बात समझे? और 86वां संविधान संशोधन करके ये बात लागू भी कर दी गई है कि नहीं की गई है? नहीं भाई 2002 में था तो, लेकिन यहां क्या है 6 से 14 है, यही तो है। तो यह है, इसी समय डीपीएसपी में भी एक चीज जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया कि 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बात समझे? ये कब जोड़ा गया था? 2002। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 45 में लिखा था कि 14 साल के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता दी जाएगी। बात समझे? हमने 86वां संविधान संशोधन कर दिया 2002 में, हमने ये लिख दिया कि ये जो बच्चे हैं ना 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट हो गई, कर दिया ना हमने। तो 6 से 14 कर दिया ना, लेकिन अभी 0 से 6 वाले तो बच गए कि नहीं बच गए? तो उनको हमने उठा के फिर कहां रख दिया? डीपीएसपी में रख दिया कि 6 साल तक के बच्चों के लिए विशेष उपबंध राज्य क्या करेगी? करेगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, डन। अगला बताओ, ये फंडामेंटल राइट नहीं बना है, बनेगा बाद में, अभी नहीं बना है। फाइनल? हाँ, जब सरकार के पास लगेगा सरकार को सरकार बनाती रहेगी, इसलिए तो बनाया गया है। आप समझ लो ये एक आईना है, शीशा है कि अपना चेहरा देखते रहो और अपने सही करते रहो, थोड़ा सा कि बाल यहाँ से है यहाँ से है, चलो ऐसा समझो। सरकार का आईना है, सरकार देखे और अपने आप को ठीक करे, फिर देखे फिर ठीक करे। कुछ लोग होते हैं ना, जाते हैं शीशा में, फिर कपड़ा सही करके फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ऐसे हो। अगला आर्टिकल 28 आप पढ़ चुके हो, ठीक है, क्या था वो? कृषि और पशुपालन था। जान लीजिए, यहां भी जान लीजिए, आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन।
कृषि और पशुपालन में एक बात और जान लीजिए, इसीलिए लिख दिया है कि कृषि और पशुपालन सरकार कराएगा तो व्यवस्था तो कराएगा, लेकिन कैसे? आधुनिक और वैज्ञानिक विधि पे। कैसे? और वैज्ञानिक विधि पे। तो आप याद करिए, हरित क्रांति आई ना बाद में, आधुनिक पद्धति पे थी, नहीं थी? और द्वितीय हरित क्रांति बाद में आई, आधुनिक पे थी। समझ पा रहे हैं? सरकार प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, समझे बात? इसीलिए मैंने आज फिर से आपको बताया कि कैसे आधुनिक और वैज्ञानिक विधि। और यहीं पे आगे लिख लीजिए इसका क्या, ए। और अब बात किसकी आ गई? पर्यावरण संरक्षण की। किसकी आ गई? पर्यावरण। बात समझ पा रहे हैं? तो 48A में कहा गया है क्या कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, वन और वन्य जीव की रक्षा करना कौन करेगा? का प्रयास करेगा कौन करेगा? सरकार करेगी। तो वन्य जीव और वन्य जीवों की रक्षा, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा कर रही है सरकार। बहुत से पे नियम निकाल रही है कि ये नहीं होगा, वन्य जीवों की रक्षा होगा, संरक्षण होगा, है ना? कौन सा आर्टिकल है? 48A। ये भी अब ए लगा हुआ है, सब क्लॉज है, तो बाद में ऐड किया गया होगा। कब ऐड किया गया? 1976 में। ठीक है, कब? 42वां संविधान संशोधन करके। फाइनल। अगला आर्टिकल जो है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 49। कौन सा आर्टिकल है? 49। इसमें है कि राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक और वस्तुओं का क्या करना है? संरक्षण करना है। किसके? महत्व के स्मारकों का क्या करना है? संरक्षण करना है। बात समझे? क्या करना है? संरक्षण। देखो क्या करना है, जैसे कि आप कहीं गए हैं, लाल किला पे गए हैं, पीछे देखा है कोई नहीं, आप दिल बना के चले आ रहे हैं। ऐसा काम आप नहीं करेंगे। इसका प्रयास कौन कराएगा? राज्य इसको ध्यान रखेगा। और अगर कोई पुरानी हवेली है, क्या है? पुरानी हवेली है, वो देखते ना आपको पुलिस वाले लगे रहते हैं कि छुओ मत, इधर मत आओ, उधर मत आओ। ये क्या है? राज्य इसका प्रयास कर रहा है। पुरानी हवेली है, पुराना किला है, उसको समय समय पर क्या कराता है? जीर्णोद्धार कराया जाता है। कराया जाता नहीं कराया जाता है? ठीक है, जितने भी हमारे धरोहर हैं, क्या है? धरोहर है हमारे, उसका समय से उसे फंडिंग कराई जाती है। आप देखिए कभी गांव में जाइएगा, वहां पे जो पुराने तालाब हैं, तालाबों के लिए नवीनीकरण आता है भाई। फंडिंग होती है कि चारों तरफ से उसमें क्या बढ़िया से सीढ़ियां बनाई जाए, ठीक है, पेड़ लगाए जाए चारों तरफ से। बिल्कुल होता है वही। समझ आ रही बात? तो ये था आर्टिकल 49। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 50। 50 में क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। समझे बात? देखो समझो। एक होती है जुडिशरी, याद है? एक होती है एग्जीक्यूटिव, याद है? ऐसे हमने ट्रेंगल बना के समझा था पिछली क्लास में। ऊपर रखा था किसको? जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को। याद आ रहा है? तो जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी से देखो ऐसा है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका में ही सारे मंत्रालय इसी में आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। लागू करने का सारा काम इसी पे है ना? ये कह रहा है। और जितने भी मंत्री हैं, इवन सारे प्रधानमंत्री भी किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का हिस्सा है ना? मतलब सत्ता दल की सरकार किसका हिस्सा होती है? कार्यपालिका का हिस्सा होती है ना? ठीक है, वो यहाँ पे संसद में हम पढ़ते हैं, विधायिका के भी जब वो बनाते हैं कानून तो इस तरह के लागू भी तो करवाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये कह रही है कि कार्यपालिका का जो है ना, उसका दबाव नहीं होगा किस पे? न्यायपालिका पे। न्यायपालिका स्वतंत्र काम करेगी। बात समझ पा रहे हैं? क्या होगी? न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य करेगी। देन मतलब कोई भी कार्य जो न्यायपालिका करेगी उस पर कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई आगे बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं उस पर, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती रहेगी। ये बात कहां लिख दी गई है? संविधान के आर्टिकल 50 में सीधा सीधा लिख दी गई है कि आप दोनों एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
अब न्यायपालिका तो करेगी अगर आप गलत काम करेंगे तो, ठीक है। मतलब आप नहीं परेशान करेंगे बार बार, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, वो तो चला करता है, लेकिन बात समझ पा रहे हैं? डन। तो दोनों का क्या किया गया है? पृथक्करण कर दिया गया, दोनों को पृथक कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है आर्टिकल 51। अगला आर्टिकल कौन सा है? अब इसमें क्या है? IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये कह रहा है कि राज्य, कौन राज्य, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। राज्य ध्यान रखेगा कि हमारी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ठीक है, और क्या हो सके, शांति बनाए रह सके। आप देखते हैं समय के साथ हम अगल बगल अपने देशों को या तो फंडिंग कर देते हैं या तो कोई सहायता करने का प्रयास करते हैं नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? और जितने भी कोई वैश्विक संगठन बनते हैं हम सबका हिस्सा भी होते हैं जहां शांति की बात की जाती है, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी शांत रहे ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगला और क्या करेगा? ये सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, सुरक्षा पे हमारी सेनाएं लगी होती है, विदेशों में बाहर हमारी कौन रॉ काम कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए IB काम कर रही है ना। बहुत सारी और खुफिया एजेंसियां होती हैं जो सरकार समय समय पर नियत करती रहती है, ठीक। अगला क्या है? राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मान पूर्वक संबंधों की स्थापना। दो राष्ट्र हैं उनके बीच ऐसा काम करे कि न्याय भावना झलके, उसमें न्याय भावना वाली बात आए, ठीक है, सम्मान पूर्वक एक दूसरे से मिले, इस सौहार्द को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? जब मोदी जी कहीं जाते हैं आप लोग कहते हैं उस देश में क्यों चले गए या उस देश का मेरा ये यही करने जाते हैं। आर्टिकल 51 के तहत जा रहे हैं, पता है, प्रयास कर रहे हैं वो हर जगह जा जाके कि एक समानता पूर्वक व्यवस्था बनी रहे। हम लोग परेशान हो जाते हैं, सब लोग मीडिया में कोई विपक्ष अलग परेशान, पक्ष उसका, है ना। तो क्या बनना है? संविधान को जो समझना है, बात समझे। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना है। जैसे UN का हिस्सा बने हम तो उसकी एक विधि होगी, कानून होगा, उसका हमको आदर करना है, समझे बात। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो नियम है उसका पालन करना है हमको। अब पालन किया ना हमने, देखो जैसे अभी क्या हुआ था, अभी टेस्ला की बात चल रही थी, ठीक है, टेस्ला से भारत आई तो हमने क्या कर दिया, हम कह रहे थे कि यहीं लगाओ, कार का मैन्युफैक्चरिंग हमारे घर पे रुक के करो, भाई यहाँ करोगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था कि वो माहौल टिके थे कि नहीं हम दूसरे देश में लगाएंगे, एक भिन्न देश में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, और हमने क्या कर दी, टैक्स उठा के 100% लगा दिया उसमें, मतलब चीजें जैसे डबल, 2 करोड़ की चीज 4 करोड़ में, समझे बात। अब ये महोदय चले गए कहाँ, WTO में, और WTO ने जब पूछा भारत से तो हमारे मंत्रालय ने क्या कहा, जवाब दिया उनको कि देखो हम रोक थोड़ी ना रहे, इसने कहा देखो तुम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हो, वैश्वीकरण तुमको करना है, हर देश का एक दूसरे में व्यापार उसको रोक नहीं सकते हो आप, WTO का मामला है, आप भी सदस्य हो उसके। तो भारत ने कहा हम रोक कहाँ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, सुरक्षा भी देंगे हम साथ में, है ना, आइए आप व्यापार करिए, लेकिन टैक्स किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना है ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हम लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगला, अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देना है। अभी तनाव में आ गए थे सब लोग, ऑपरेशन सिंदूर याद करिए सब, जल्दी जल्दी याद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ही हमने क्या किया, हमने सीज फायर किया ना कि युद्ध नहीं करेंगे, लोगों ने कहा, विपक्ष ने क्या कहा, पक्ष ने अलग कहा, विपक्ष ने अलग कहा, सबकी प्रतिक्रियाएं थी। लोगों ने कहा कि ट्रंप के एक बार फोन करने से ऐसा हो गया, तो क्या बुराई है, किसी के मध्यस्थता करने से अगर कोई चीज रुक रही है, विनाश रुक रहा है, तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। हाँ हम सक्षम थे, हम जवाब देते, ऐसा तो नहीं था कि हम जवाब देने में सक्षम नहीं थे, हम सक्षम थे, जवाब देते और देना भी चाहिए। लेकिन अगर मामला शांति से सुलझ रहा है तो सुलझ जाने दो भाई, हम भी तो आर्थिक रूप से पीछे आते yes. और मैटर ना अगर ऐसा सुलझता तो जवाब देता, जो होता देखा जाता, जवाब देने को हम सक्षम थे ही और देते, भरपूर देते। हम तो पहले दे चुके हैं, अब तो बहुत आगे आ गए हम लोग फिलहाल,
ठीक है, लेकिन वही है ना, किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आप, है ना, वो कमतर नहीं आंकना चाहिए। जैसे याद करिए भी यूक्रेन का मामला था, यूक्रेन और रसिया आमने सामने थे। भाई यूक्रेन की इतनी क्षमता है कि रसिया से लड़ सके, लेकिन सालों युद्ध चला है, सालों चला है ना, उसके पीछे लोगों का सपोर्ट रहा होगा। तो पाकिस्तान या कोई देश पड़ोसी हमको भले ही छोटा सा दिख रहा है, उसके पीछे जिसके बल पे वो उचक रहा है ना, कूद रहा है ना, कोई तो होगा उसका पापा, किसी तो बनाया होगा। ऐसे अधिकतर क्या करते हैं लोग, घर के लोगों के तो ऐसा कहते हैं मेरे चाचा ये है ना, हाँ चाचा विधायक है, तो वो कैसे होगा, वैसे ही तो होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये मतलब अपना आर्टिकल मतलब 51 खत्म हो गया है, टीपीएस भी खत्म हो गया है। इसी के